मिराग के झटके से सिद्धार्थ करीब 100 फीट उछलने के बाद वो फिर से नीचे आ गया था और उसने देवयानी के साये को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन देवयानी का साया उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर सिद्धार्थ देवयानी के साये को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ कुलगुरु विचित्रवीर को राज्य रक्षक के जीवन ज्योति के बदले हुए रंग और लौ से पता चल चुका था कि राज्य रक्षक इंद्रनगर के पास पहुंच चुका है और वो मिराग ग्रह की सीमा पर खड़ा हुआ है। कुलगुरु विचित्रवीर ने यह संदेशा युवराज परमदेव तक पहुंचा दिया था और फिर युवराज परमदेव के साथ कुलगुरु विचित्रवीर मिराग ग्रह की सीमा पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर राज्य रक्षक उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहाँ है राज्य रक्षक कुलगुरु? युवराज परमदेव ने चारों तरफ देखते हुए कुलगुरु विचित्रवीर से सवाल किया। उसे यही होना चाहिए था युवराज, लेकिन वो तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। कुलगुरु विचित्रवीर ने भी चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया। आपको इस बात का पक्का यकीन है कुलगुरु? युवराज परमदेव ने सशंकित आवाज में कहा। हाँ, ये मैं नहीं, राज्य रक्षक की जीवन ज्योति कह रही है कि वो यहाँ पर आया था। कुलगुरु विचित्रवीर ने युवराज परमदेव को जवाब देते हुए कहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर महारानी अवंतिका देवी, महारानी विजया देवी समेत राज्य के तमाम मंत्रीगण और उसके साथ साथ राज्य की तमाम जनता भी भागते हुए मिराग ग्रह की कक्षा के पास आ गई थी। ये सब लोग नए राज्य रक्षक को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे, लेकिन नए राज्य रक्षक का कुछ अता पता ही नहीं था। क्या हुआ कुलगुरु विचित्रवीर? हमें सूचना मिली थी कि मिराग के कक्षा के बाहर नए राज्य रक्षक का आगमन हो चुका है, लेकिन वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। कहाँ गया वो? महारानी अवंतिका देवी ने आगे बढ़ते हुए कुलगुरु विचित्रवीर से सवाल किया। मैं और युवराज भी इसी बात को लेकर परेशान है महारानी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जीवन दीप का संकेत मिलने के बाद राज रक्षक ना मिला हो। कुलगुरु विचित्रवीर ने गंभीरता के साथ कहा। क्या ये किसी तरह के खतरे का संकेत है कुलगुरु? महारानी अवंतिका देवी ने सवाल किया। पता नहीं महारानी, अब तो मेरा भी धैर्य जवाब देने लगा है। कुलगुरु विचित्रवीर हताश होते हुए बोले। ऐसा मत कहिए कुलगुरु, अगर आप ही हताश हो जाएंगे फिर इंद्रनगर की रक्षा कौन करेगा? इंद्रनगर राज्य और उसकी जनता की तमाम बागडोर अब आपके ही हाथ में है। कुलगुरु विचित्रवीर को हताशा से भरी हुई बातें करते देखकर अभी तक चुप खड़ी महारानी विजया देवी ने कहा। उनके इतना कहने के बाद वहां मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई थी। जो लोग नए राज्य रक्षक के आने की खुशियां मनाते हुए आए थे, वो मायूस होकर वापस लौटने लगे थे। आपको क्या लगता है कि राज्य रक्षक को यहाँ तक कौन लेकर आया होगा? क्या उसे युवराज रुद्रदेव लेकर आए थे? अगर हमें ये बात पता चल जाए तो आत्मा मणि जागृत होने के बाद हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। सबको चुप देकर युवराज परमदेव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यह पता लगाने के लिए मुझे मिराग के बाहर जाना पड़ेगा। कुलगुरु विचित्रवीर ने जवाब दिया। क्या आप जा सकते हैं? युवराज परमदेव ने सवाल किया। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि मैं मिराग की कक्षा के बाहर जाकर और फिर वापस आ सकूं। हमारे पास आत्मा मणि के जागृत होने के बाद युवराज रुद्रदेव से संपर्क करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। कुलगुरु विचित्रवीर ने जवाब दिया और शून्य से भरी हुई आंखों के साथ मिराग के बाहर के दृश्य को निहार रहे थे। जीवनदीप के रोशनी के लाल होने के बाद उनकी आंखों में जो चमक आई थी, वो चमक कहीं गायब सी हो गई थी। वो चुपचाप उल्टे पांव लौट पड़े थे। कुलगुरु विचित्रवीर को अब सिर्फ आत्मा मणि का सहारा बचा था, जो कि बस जागृत ही होने वाली थी। इधर कुलगुरु सिद्धार्थ को ना पाकर मायूस होकर वापस इंद्रनगर लौट चुके थे और दूसरी तरफ सिद्धार्थ एक चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को उसने लोगों से घिरा हुआ पाया। वो अनजान लोगों से घिरा हुआ था। रात के अंधेरे में किसी का चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक कर उठ गया और अपने चारों तरफ खड़े हुए लोगों को देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और मैं कहां हूं? सिद्धार्थ इतना कहते हुए चारपाई से उठकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ सिद्धार्थ बेटा, तुम हमें नहीं पहचान रहे हो क्या? सिद्धार्थ के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने अपनी आंखों को मल कर देखा तो उसे अपने सामने खड़े हुए लोगों का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसके आसपास खड़े लोग और कोई नहीं बल्कि शर्मा परिवार था और उसके साथ साथ निर्मला भी खड़ी हुई थी। मां? सिद्धार्थ ने निर्मला की ओर देखते हुए कहा। हाँ बेटा, निर्मला ने जवाब दिया। तब तक गुल्लू भी सिद्धार्थ के बगल में आ चुका था।
मैं यहाँ कैसे? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। तुम बाइक लेकर दरवाजे तक आए, उसके बाद गिर गए थे। निर्मला के कुछ कहने से पहले ही वहां खड़े हुए अभिमन्यु ने जवाब दिया। बाइक लेकर आया था, लेकिन मैं तो। सिद्धार्थ इतना कहते हुए चुप हो गया था और उसकी आंखों के सामने कुछ सेकंड पहले हुआ नजारा घूम गया था। सिद्धार्थ जब झटका खाकर 100 फीट उछलने के बाद जब दोबारा नीचे आया तो वहां पर देवयानी का साया नहीं था। देवयानी के साये को वहां ना पाकर सिद्धार्थ को कुछ समझ में ही नहीं आया था कि वो क्या करे, इसलिए वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा था। उसने कुछ देर तक देवयानी की तलाश की, लेकिन जब वो देवयानी को ढूंढने में बिल्कुल असहाय हो गया तो उसने फिर से इंद्रनगर के अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से उसके पास इंद्रनगर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने फिर से मिराग को टच किया कि उसने अपने आप को यहाँ पाया। इस बीच में उसके साथ क्या हुआ? आखिर में वो कैसे मिराग से यहाँ पहुंचा और उसकी यहाँ तक पहुंचने में किसने मदद की? सिद्धार्थ को ये सब कुछ भी याद नहीं था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो डॉक्टर के घर के बाहर से बाइक लेकर कैसे आया। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ को गुमसुम खड़ा देखकर अभिमन्यु ने उससे सवाल किया। हाँ हाँ अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को जवाब दिया और उसके बाद वो वहां से छत की तरफ चला गया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ अचानक से घटती हैं, जिनके बारे में हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि आखिर में वो हमारे साथ घटना घटी कैसे। लेकिन वो चीजें अचानक से नहीं घटती, उनका घटना पहले से तय रहता है। बस वो अपने सही समय पर घट जाती हैं और हमें लगता है कि ये सब अचानक हुआ है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ था। उसको भी ये सब कुछ अचानक से घटित मालूम हो रहा था। उसका डॉक्टर के साथ जाना, फिर इस्मा के लड़के का पारदर्शी बनकर उसके ऊपर हमला करना, फिर देवयानी के साय का उसको आकर बचाना, वो देवयानी जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो कौन है। उसके बाद उसका उसी ग्रह के सामने जाना जहां पर वो एक बार वो आदि शक्ति के साथ गया था, और उसके बाद फिर उसका यहाँ तक आना, और उसके अलावा उसे कुछ याद ना होना, ये सब उसे बहुत जल्दी जल्दी होता हुआ लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक साथ हुआ था और इसकी भूमिका पहले ही लिख दी गई थी। देवयानी के साय का आकर सिद्धार्थ की जान बचाना यह अकारण नहीं था। अभी तो ये होना तभी तय हो गया था जब पार्क में बैठे सिद्धार्थ से मिलने के लिए दानू आया था। जब वो जयपुर ट्रॉमा केयर से बाहर निकलकर पार्क में बैठकर गुल्लू को हड़का रहा था। दानू ने जब सिद्धार्थ को गुल्लू से बात करते हुए सुना तो वो आकर वहीं बैठ गया था, और इसी बीच इंद्रनगर में महाराज चंद्रमौली का कवच जागृत हो गया था और सिद्धार्थ के हाथों से अपने आप जादुई बारिश होने लगी थी। जब सिद्धार्थ ने अपने हाथों से जादुई बारिश होते हुए देखा तो वो भागकर दानू के बगल में बैठ गया था और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच में छिपा लिया था। सिद्धार्थ ने जब अपने दोनों हाथों को पैरों के बीच में रखा तो उसके हाथ से पानी बहता हुआ बेंच के नीचे रखे हुए उस पानी के बोतल में गिरने लगा था जो दानू लेकर वहां आया था, और बाद में यही पानी की बोतल लेकर दानू अंदर चला गया था, जहां से फिर दानू की मां रेणुका ने उस पानी को देवयानी को पिलाया था। चूंकि देवयानी को होश पारद के टच होने के बाद ही आने वाला था, क्योंकि उसके ऊपर महान मां के द्वारा इंद्रनगर के राज अस्त्र ब्रह्मास्त्र से हमला किया गया था। लेकिन जब पारद के जादुई बारिश का पानी देवयानी के मुंह में गया तो उसका मुंह झट से खुल गया था, और उसी पानी की ताकत से उसकी आंखें भी एक पल को खुल गई थी, और फिर उसकी आत्मा एक्टिवेट हो गई थी और वो देवयानी के शरीर से निकलकर सिद्धार्थ को सेफ करने पहुंच गई थी। सिद्धार्थ हवेली की छत पर लेटा अपने साथ कुछ मिनट पहले हुई घटना के बारे में सोच ही रहा था कि तभी गुल्लू वहां पहुंच गया और सिद्धार्थ के पास बैठ गया। गुल्लू को अपने पास आया देखकर सिद्धार्थ उठकर बैठ गया था। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ गुल्लू? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तुम बाइक लेकर गिर गए थे, गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। नहीं, उसके अलावा मेरे साथ एक और घटना घटित हुई है जो मुझे अभी तक एक सपने जैसी लग रही है। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। क्या हुआ, तुम फिर किसी को पीटा है क्या भाई? गुल्लू ने चौंकते हुए कहा। नहीं, ये बात कुछ और है, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया और उसके बाद अपने साथ घटी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ जैसे जैसे गुल्लू को अपनी साथ हुई घटना के बारे में बता रहा था वैसे वैसे गुल्लू का चेहरा आश्चर्य के साथ भरता जा रहा था। अरे बाप रे, ऐसा है क्या?
गुल्लू ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों में हैरानी के भाव उभरते चले गए थे। हाँ भाई, ऐसा ही है। मुझे एक राज्य को बचाना है। वहां के लोग मरने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये देवयानी कौन है और वो कैसी दिखती है और वो मुझे कहाँ मिलेगी। सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। इधर सिद्धार्थ देवयानी के बारे में गुल्लू से बात कर रहा था और उधर दूसरी तरफ रेणुका और डॉक्टर आपस में बहस कर रहे थे। रेणुका बार बार डॉक्टर से ये कह रही थी कि उसने देवप्रिया यानी देवयानी को आंखें खोलते हुए देखा था, लेकिन डॉक्टर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रेणुका को कोई गलत फहमी हुई है। माँ, अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो शायद आपको गलत फहमी हुई हो। रात का वक्त है, शायद आपने कोई सपना देखा हो। डॉक्टर की बात सुनने के बाद दानू ने अपनी माँ रेणुका को समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं जाग रही थी। तुम यहाँ से गए थे तो मैं जाग रही थी, फिर तुम्हारे आते ही मैं सो कैसे गई? मुझे सब याद है, मैंने कोई सपना नहीं देखा है। रेणुका ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा और फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो वहां रखी हुई वो बोतल उठाकर दानू को दिखाते हुए बोले, इसमें जो पानी था वो भी इसने पूरा पी लिया था। रेणुका ने जैसे ही इतना कहा कि दानू एकदम से चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? दानू ने हैरानी से भरी हुई आवाज में कहा। क्यों? रेणुका बोली, क्योंकि देवप्रिया का मुंह इतना खुल ही नहीं सकता। दानू ने अपनी माँ से कहा और डॉक्टर को लेकर वहां से चला गया था। दानू को अब पक्का यकीन हो चुका था कि उसकी माँ ने कोई सपना देखा है, इसलिए वो अब उनसे बहस नहीं करना चाहता था। दानू को वहां से जाते देख रेणुका परेशान हो गई थी। वो उन लोगों को यकीन दिलाना चाहती थी कि उसने जो देखा है सही है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करना चाह रहा था। इधर सिद्धार्थ मीरा के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, उधर रेणुका देवप्रिया यानी देवयानी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ इंद्रनगर में बने बांसबेली के जंगल में अखंडा के कदम तेजी से इंद्रनगर राजमहल की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसके चेहरे पर भी एक खौफनाक डर फैला हुआ था, जो कि इस बात का इशारा कर रहा था कि उसके सामने कोई गहरा राज खुल गया है। मुझे जल्द से जल्द महान माँ के पास पहुंचकर श्रीमंत का ये राज बताना होगा, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। अखंडा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके कदम और जल्दी जल्दी बढ़ने लगे थे। आखिर क्या था श्रीमंत का वो राज जो अखंडा बताना चाह रहा है महान माँ से? क्या श्रीमंत दे रहा है महान माँ को धोखा? क्या होगा जब सिद्धार्थ को पता चलेगा इंद्रनगर का पूरा सच? क्या सिद्धार्थ जैसा सीधा लड़का बचा पाएगा साजिशों के जाल में घिरे इंद्रनगर को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।